वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं महेश चंद्रा अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूँ SSC जेई प्लस गेट की क्लासेस। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा लेमिनार फ्लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायनेमिक फ्लो। बेसिकली डायनेमिक फ्लो क्या होता है कि हम बात करेंगे सिर्फ मोशन की, और मोशन किसकी वजह से हो रहा है, किस फोर्स की वजह से हो रहा है, कौन सी एनर्जी की वजह से हो रहा है। ठीक है, हम ये जानेंगे। हमें पता है, जैसे हमने दिखाया कि डायग्राम में एक मुझे पास बॉक्स है, मुझे यहाँ तक लेके जाना है, मुझे ये यहाँ तक जाएगा, या तो मुझे इसको खींच कर लेके जाऊं, या इसमें रोलर लगाऊं, या इसको एक्सलेरेट करूं, या इसको मैं पुश करूं। तो मुझे, मेरा मकसद है कि इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना। ठीक है, मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे लेके जाऊंगा, किस फॉर्म की एनर्जी मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मुझे मतलब है मोशन से। तो वही लिखा हुआ है कि डायनेमिक ऑफ फ्लूइड फ्लो इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन विद ए फोर्स कॉज ऑफ मोशन, यानी कि केस कॉज ऑफ मोशन मतलब एनर्जी या फोर्स। वो कौन सी एनर्जी है, ठीक है, वो कौन सी एनर्जी या फोर्स है जिसकी वजह से मोशन आ रहा है। मतलब यहां पर वो कौन सी एनर्जी है, कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से आपका मोशन जनरेट हो रहा है। तो मैंने एग्जाम्पल पे लिया है प्रेशर एनर्जी कह लो या सिंपल प्रेशर कह लो। ठीक है, तो मुझे यहां से लेके यहां तक ये ट्रेवलिंग करके लाना है, मतलब टेम्पो तक लेके जाना है इसको। तो मैं कैसे लेके जाऊंगा, तो मैंने उसको धक्का लगाया, ऐसे पुश किया इसको। ठीक है, ठीक है, एक तरीका यह है कि मैं इसको खींच लूं, ठीक है, या फिर मैं इसको क्रेन से उठाऊं, उसको उठा के यहां रख दो। तो मुझे ये मतलब नहीं कि मैंने उसको यहां से यहां तक डिलीवर करने में क्या किया, मुझे मतलब है मोशन से। किससे मतलब है, मोशन से। तो मुझे मोशन, मुझे अपना पर्पस सॉल्व करना है बस। वो किस फोर्स या एनर्जी किस फॉर्म में आई है, एनर्जी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फोर्स की वजह से मेरा मोशन आ रहा है, मेरा पर्पस सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए बात करते हैं न्यूटन लॉ की। न्यूटन लॉ सबने देखा होगा, F बराबर ma, सबने देखा है F बराबर ma। तो यहां पर हम बात करेंगे, बहुत सारे फोर्सेस हैं, जितने भी आपने फोर्सेस पढ़े हैं, जैसे ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, कंप्रेसिबल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, और ये जो है F बराबर ma, टेंजेंशियल फोर्स कह लो या टर्बुलेंट कह लो, इसको टर्बुलेंट कह लो, टर्बुलेंट फोर्स। ठीक है, ये आपका फोर्स नहीं है, सिंपल यहां तक है। ये आपका ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी है। P मतलब प्रेशर फोर्स है। ठीक है, V मतलब विस्कस फोर्स है। ठीक है, और C जो है वो कंप्रेसिबल फोर्स है। ठीक है, तो यहां पर सिंबल मैंने लिख दिए हैं, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स या कंप्रेसिबल फोर्स। ठीक है, और आपका टर्बुलेंट फोर्स। और टर्बुलेंट फोर्स बेटा सबसे मिनिमम फोर्स होता है। ठीक है, यहां पर हम बहुत काम करते हैं, ये मिनिमम होता है, सबसे मिनिमम फोर्स होता है। कंप्रेसिबल या कंप्रेसिबल फोर्स या कंप्रेसिबिलिटी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी एक ही बात है, कंप्रेसिबल या कंप्रेसिबिलिटी। ऑल जितने भी आपने फोर्सेस देखे मैंने सारे के सारे यहां लिख दी। जब तक आपने यहां तक लेक्चर में जितने फोर्सेस पढ़े हैं वो सारे काउंट हो गए। तो ऑल फोर्स आर टेकिंग द काउंट द इक्वेशन ऑफ मोशन। ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन इज कॉल्ड न्यूटन लॉ ऑफ, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। भाई F बराबर हमने पढ़ा था, ठीक है, सबको पता है। तो इसको बोल दिया, जितने भी फोर्सेस थे वो सब मैंने एक साथ लिख दिए। ठीक है, उसके बाद जो रेनॉल्ड नंबर है वो यहां पर क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स होगा, प्रेशर फोर्स होगा, विस्कस फोर्स होगा और टर्बुलेंट फोर्स होगा। ठीक है, बराबर ma, तो उसको बोलेंगे रेनॉल्ड्स इक्वेशंस, और ये SSC ने पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाकी हमने छोड़ दिए ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स एक साथ ले लिए। तो ये बोलते हैं इसको नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। ये क्या करती है, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन विस्कोसिटी को मेजर करती है। किसको मेजर करती है, विस्कस को मेजर करती है। ठीक है, विस्कस को मेजर करती है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स। ये है यूलर इक्वेशंस। क्या कहलाएगी, ये यूलर इक्वेशन कहलाएगी। मतलब मेरा ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स बराबर ma,
ठीक है, ये क्या कहलाएगा, यूलर इक्वेशन कहलाएगा। और ये तीनों इक्वेशन एसएससी ने, ये जो तीनों इक्वेशन दी हैं ये एसएससी जेई ने पूछी हुई हैं किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है, आपको ये दिया होगा, नीचे लिखा होगा बस इस तरीके से, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंट फोर्स बराबर एम ए, ये किसकी इक्वेशन है, या फिर लिखा होगा ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, बताइए किसकी इक्वेशन, नीचे आंसर्स लिखे होंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नेवियर की है, ये यूलर की है, रेनॉल्ड नंबर की है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा। नेक्स्ट है डायनामिक फ्लूइड मोशन व्हेन ओनली प्रेशर एंड ग्रेविटी। भाई यहां पर जो है यूलर की जो हमने बात की, यहां पर क्या किया, प्रेशर और ग्रेविटी की बात करी, तो जो मोशन आ रहा है वो ओनली फॉर प्रेशर एंड ग्रेविटी इज काउंट फॉर द गवर्न बाय द मोमेंटम ऑफ प्रिंसिपल। मतलब जो भी कोई मोशन हो रहा है उसको गवर्न, मतलब कंट्रोल कौन कर रहा है, वो कर रहा है प्रेशर एंड ग्रेविटी। इसको बोला गया था मोमेंटम प्रिंसिपल या यूलर्स इक्वेशंस। द एनर्जी प्रिंसिपल बर्नौली इक्वेशन, आगे हम पढ़ेंगे बर्नौली इक्वेशन जो कि यूलर से सॉल्व होती है। ठीक है, यहां तक नोट करिए बेटा सब लोग। चलिए यहां तक नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट है मेरा यूलर इक्वेशन। तो बेटा यूलर इक्वेशन जो सॉल्व की गई थी, इसके सबसे ज्यादा एजम्पशन, ये जितने भी एजम्पशन है आपके सामने, ये भी एसएससी जेई पूछ चुका है। ठीक है, जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम यूलर का जब जनरेट करते हैं तो एक सिंगल स्ट्रीम लाइन मान के करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक सिंगल स्ट्रीम लाइन मानकर हम डेरिवेशन करते हैं, लेकिन हमें डेरिवेशन से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैं उसको डायरेक्टली डेरिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊंगा। लेकिन मैंने बोला कि जब भी यूलर डिफाइन होगा वो वन डायमेंशनल से होगा और सिंगल स्ट्रीम लाइन से होगा। किससे होगा, सिंगल स्ट्रीम लाइन से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी स्ट्रीम लाइन कंसीडर नहीं की गई थी यूलर में, सिंगल स्ट्रीम लाइन कंसीडर की गई थी और वन डायमेंशनल कंसीडर किया गया था। तो पहला पॉइंट है मेरा स्ट्रीम लाइन फॉर द स्टडी फ्लो, मतलब मेरी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर यहां से मान लीजिए मैंने यहां से यहां तक पॉइंट बोल दिया कि मेरे 2 पॉइंट है 1 से 2, तो मेरी स्ट्रीम लाइन पर कैसा होना चाहिए, स्टडी फ्लो होना चाहिए, मेरे टाइम के साथ कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आइडियल फ्लूइड अलोंग द स्ट्रीम लाइन। भाई आइडियल फ्लूइड का मतलब है कोई फ्लूइड है ही नहीं, एक तरीके से क्या कर रहा है, मैं कोई चीज फ्लो ही नहीं कर रही है, क्योंकि स्ट्रीम लाइन इज ए इमेजिनरी लाइन। तो उसी आधार पे मैंने बोला आइडियल फ्लूइड इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन, जो भी फ्लूइड फ्लो होगा या जो भी फ्लो होगा वो अलोंग द स्ट्रीम लाइन ही होगा। ठीक है, अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो अलोंग स्ट्रीम लाइन, इसी लाइन के अकॉर्डिंग फ्लो होगा। दूसरा बोला, तीसरा पॉइंट हमारा फ्रैक्शनलेस, मतलब जो भी फ्लो होगा इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, वो फ्रैक्शन लेस होगा। मतलब यहां पर जो भी फ्लो है इसके बीच म्यू जो है वो बिल्कुल 0 है, फ्रैक्शन लेस है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है होमोजीनियस। और होमोजीनियस का मतलब है कि इसके लिए, मतलब जैसे मान लीजिए वाटर की बात की मैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया वाटर, ठीक है, तो इसके अंदर वाटर ही फ्लो कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब अदर कोई लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा, मतलब मिक्सिंग भी नहीं हो रही है, वो सिंगल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वन डायमेंशनल। अभी हमने बात की, जब भी हम बात करेंगे यूलर इक्वेशन की तो बात करेंगे उसको वन डायमेंशनल, मतलब 1D हमेशा डायमेंशनल बात करेंगे, और ये एसएससी ने कई बार पूछा हुआ है। वन डायमेंशनल फ्लो की बात करेंगे, 2 डायमेंशनल कभी यूलर इक्वेशन डिफाइन नहीं होती है। नेक्स्ट है इनकंप्रेसिबल फ्लो एंड नॉन विस्कस। अब भाई इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इनकंप्रेसिबल का मतलब है डेंसिटी मेरी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। क्योंकि जब भी हम वाटर की बात करते हैं, एग्जाम्पल तौर पे आप ले लीजिए वाटर जैसे मैंने वाटर की बात की, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है बेटा। तो ये क्या है, वो तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा चेंज होता है, 0.002 समथिंग चेंज होता है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मेरी डेंसिटी कैसी होनी, कांस्टेंट होनी है, और उसकी विस्कोसिटी भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हमने बोला कि नॉन विस्कस, हमको पता ही नहीं कि उसकी विस्कोसिटी है क्या, इसलिए नॉन विस्कस है, क्योंकि हमने बोला आइडियल फ्लो हो रहा है, तो आइडियल फ्लो में हम बता ही नहीं सकते कि वो फ्लूइड है कौन सा। ठीक है, यहां तक नोट करिए बेटा अब देखिए, इसके बाद एक छोटा सा इसका ही डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो नहीं बोलेंगे हम, मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूं। जब भी आप यूलर की बात करेंगे, यूलर इक्वेशन की बात करेंगे, तो मैं डायरेक्टली इसका
ये होता है डेल्टा पी अपॉन रो प्लस वी डेल्टा वी प्लस जी इंटू डी वाई। ये एक इक्वेशन में निकल कर आती है यूलर की, v डेल्टा v और g इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं यूलर इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे बाद में, जिससे इंटीग्रेट करके हमारी क्या बनेगी, क्या बनेगा हमारा बर्नौली इक्वेशंस बनेगी। ठीक है, चलिए इसको आगे बात करते हैं। पहले यहां तक नोट कर लीजिए कि ये जो आई है इक्वेशंस वो क्या है, वो यूलर इक्वेशंस है। ठीक है, इसी को डेरिवेट करके हम बनाएंगे बर्नौली इक्वेशंस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमने निकाला इक्वेशन की, बोली थी क्या बोला था हमने इक्वेशन में कि आपकी इक्वेशन है डेल्टा पी अपॉन रो प्लस वी डेल्टा वी प्लस जी इंटू डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार पूछा गया था कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो इंटीग्रेट करके बन रही है, तो यूलर एक ऐसी इकलौती इक्वेशन है जिसको इंटीग्रेट करके हम क्या बनाते हैं, बर्नौली बनाते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेट करके हम क्या बनाते हैं, बर्नौली बनाते हैं। दोनों की अजम्पशन भी सेम है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन देंगे, इंटीग्रेशन का साइन दे दिया और ये क्या बन गया, ये p अपॉन रो प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, या इस जी को इसके नीचे ले आओ, p अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसको बोलेंगे हम बर्नौली इक्वेशन। अगर किसी दो पॉइंट पर हम बर्नौली लगा रहे हैं, मतलब 1 से 2, और जब भी बात करेंगे तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बर्नौली है वो विदाउट लॉस कंसीडर करती है। अगर कहीं पर लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी लॉस हो रहा है तो वहां पर बर्नौली इक्वेशन कभी भी यूज नहीं होती। जैसे मैंने लिखा P1 अपॉन रो 1g प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g प्लस Y1 इक्वल्स टू P2 अपॉन रो 2g प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Y2। तो इस तरीके से कुछ इक्वेशन बर्नौली बन जाती है किसी दो पॉइंट पर। ठीक है, अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करेंगे। चलिए यहां देखते हैं, फिर दूं, चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो बन गई इक्वेशन, इसको हमने या तो यहां पर ऐसे बोल दो, ये जो बन गई यहां पर क्या है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये जो एप्लीकेबल है P अपॉन रो जी वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू जी इंटू डी वाई, ये है एप्लीकेबल स्टडी एंड कंप्रेसिबल फ्लो। ये किसके लिए है, स्टडी एंड कंप्रेसिबल फ्लो के लिए ये इक्वेशन बनाई गई। ठीक है, उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, P अपॉन रो वी स्क्वायर अपॉन 2, और जब भी हम अगर बात करेंगे तो जो इसमें जो मास है, दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा मास पर यूनिटी या यूनिटी मास। जैसे हमने बोला डेंसिटी होती है m अपॉन वी। ठीक है, तो अगर हम लिख दें मास को 1 बोल दें तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि v इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। तो ये कब एप्लीकेबल हो रही है, यूनिटी मास के लिए, लिखा होगा यूनिटी मास। ठीक है, या पर यूनिट मास लिख सकते हो, ईच टर्म पर यूनिट मास, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ईच टर्म पर यूनिट मास, ईच टर्म पर यूनिट मास, ऐसा से ने पूछा हुआ है। ठीक है, इनकी कंडीशन बदलती जाएंगी सारी की सारी। अब जैसे हमने लिखा P अपॉन रो जी, अब इसका मतलब रो जी क्या होता है, अब हमें पता है कि अगर हम देखें कि रो इंटू जी ये स्मॉल w है, तो ये क्या हो जाएगा, पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट, या कह सकते हो ईच टर्म पर यूनिट वेट।
हर एक टर्म कैसी है, पर यूनिट वेट की है। तो दोनों बात एसएससी ने पूछी है, इसका मतलब अलग हो गया। अगर पी अपॉन रो लिखा हुआ तो इसका मतलब बेटा अलग हो गया, पी अपॉन रो जी लिखा है तो इसका मतलब स्मॉल डब्ल्यू हो गया ना, स्पेसिफिक वेट हो गया। ठीक है, दोनों का मतलब अलग अलग हो गया। यहां तक बात क्लियर हुई। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई, पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, सॉरी कांस्टेंट। ठीक है, ये वाला टर्म क्या है? इस टर्म को बोलेंगे प्रेशर हेड या प्रेशर एनर्जी। क्या बोलेंगे? प्रेशर हेड या प्रेशर एनर्जी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो P बराबर रो जी एच, तो H को वहीं छोड़ दीजिए, P अपॉन रो इंटू जी। और H क्या है? हेड ही तो है। और ये क्या हो गया? काइनेटिक हेड। क्या हो गया? काइनेटिक हेड या काइनेटिक एनर्जी हेड या वेलोसिटी हेड, या कह सकते हो वेलोसिटी हेड भी कह सकते हो। क्या है ये? वेलोसिटी हेड है। और वाई मतलब डाटम एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? डाटम लाइन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन तीनों को टर्म को, ये सब किसके फॉर्म में? सब की सब हेड फॉर्म में है। ठीक है, चलिए अब एक चीज नोट करके लिखिएगा, नोट करके यहां लिखिएगा। अगर मैं इस टर्म को एक साथ लिख दूं, ये वाली टर्म, और इसको लिख दूं P प्लस रो जी प्लस वाई, इसको बोलते हैं पीजोमीट्रिक हेड। क्या बोलते हैं? पीजोमीट्रिक हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीजोमीट्रिक हेड बोलते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं इसको। चलिए यहां तक नोट करिए बेटा, यहां तक कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आ रहा हो उसको नोट कर लीजिए बेटा आगे चल के, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नोट कर लिया सभी लोगों ने। नेक्स्ट है हमारा पिटॉट ट्यूब। बेसिकली जो पिटॉट ट्यूब है वो क्या मेजर करती है? चलिए बना लेते हैं छोटा सा डायग्राम, और डायरेक्टली याद रखना है हमको। ये मेरी पिटॉट ट्यूब है, और बेटा इसका जो आगे वाला सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से बना होगा। मैं इसको अलग से बना देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसको दूसरे कलर से कर लो। ये वाला सेक्शन कुछ इस तरीके से होगा बेटा। ठीक है, और यहाँ से ये मेरा चैनल है, और यहाँ से ये क्या आ रहा है? ये मेरा फ्लो आ रहा है। ठीक है, अब जब फ्लो आ रहा है तो इसका मतलब ये है बेटा, यहाँ से जो फ्लो चल रहा होगा तो वेलोसिटी, पहले तो देख लीजिए ये क्या करती है, ये डिवाइस यूज फॉर द मेजरिंग वेलोसिटी। ये क्या करती है? मेजरिंग करती है वेलोसिटी को। ठीक है, देखा होगा आपने कि फाइटर प्लेन के आगे, जो भी हवाई जहाज होते हैं उनके आगे नोक से निकली होती है, तो वो क्या होती है? वो पिटॉट ट्यूब होती है, वो वेलोसिटी को मेजर करती है। उसका जहाज के अभी भी क्या लगा होता है? ऐसे निकला होगा, तो वो क्या करती है? वो वेलोसिटी को मेजर करती है। ठीक है, अब वेलोसिटी को मेजर कैसे कर रही है? ठीक है, ये तो कैसे, स्टीम है, ग्लास की ट्यूब है, और ये मान लीजिए मैंने ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, और यहाँ तक लिक्विड आपका चढ़ गया है जो हमने बोल दिया कैपिटल एच। ठीक है, और ये यहाँ से हाइट जो है स्मॉल एच, और ये मेरा डाटम लाइन है। क्या है? मतलब डाटम लाइन या मेरा बेस कह लो। ये क्या है? मेरा बेस है। ठीक है, अब जब यहाँ से प्रेशर आ रहा है तो एक ये क्या है? एक ऐसे ये क्या कर रहा है? ये ऐसे डिफ्यूजर काम कर रहा है। डिफ्यूजर का काम क्या है? प्रेशर को बढ़ाना और वेलोसिटी को कम करना। यानी कि ये क्या कर रहा है? जो प्रेशर आ रहा है उसके लिक्विड को वहां तक भेजना, कितना उसमें वेलोसिटी है, और वेलोसिटी को कन्वर्ट करना प्रेशर एनर्जी में। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? वेलोसिटी को कम कर रहा है, और क्या कर रहा है? प्रेशर मेरा बढ़ा रहा है। तो एक यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर वेलोसिटी क्या होगी? वो जीरो होगी। ठीक है, जब वेलोसिटी जीरो होगी इसको हमने बोल दिया स्टैग्नेशन पॉइंट। ठीक है, क्या बोल दिया उसको? जहां पर वेलोसिटी जीरो हुई उसको हमने क्या बोल दिया?
स्टैग्नेशन पॉइंट बोल दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है ऑल काइनेटिक एनर्जी, या कह सकते हो ऑल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, या कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट टू प्रेशर एनर्जी, ये भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, प्रेशर मेरा बढ़ रहा है, तभी तो वो हाइट मेजर करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑल वेलोसिटी इज जीरो, और यह कह सकते हो वेलोसिटी इज कन्वर्ट टू प्रेशर एनर्जी। यहां तक किसी को दिक्कत है? तो जो फार्मूला बनेगा बेटा वो बनेगा v बराबर √2gh। ये विदाउट लॉस है, अगर मैं टीवी बना दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 2gh, इसको बोलते हैं वेलोसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, और जिसकी वैल्यू होती है 0.98 के समथिंग। ठीक है, क्या होती है, 0.98 के समथिंग होती है। तो यहां तक नोट करके बेटा, फिर आगे चलते हैं। अब जो पिटोट ट्यूब है वो बेसिकली हमने बोला जो स्टैग्नेशन हेड है, यहां नोट करके लिख लीजिएगा, जो स्टैग्नेशन हेड है वो किस किस के बराबर है। अब यहां पर दो चीजें बनी, एक तो स्टैटिक हेड बना और एक डायनेमिक हेड बना। क्या बना, एक तो मेरा स्टैटिक हेड बना और एक मेरा डायनामिक हेड बना। बहुत बार पूछा ऐसा सीधे। और स्टैग्नेशन पॉइंट क्या था मेरा, स्टैग्नेशन पॉइंट या स्टैग्नेशन हेड जो था P2 अपॉन स्मॉल w, और ये क्या था P1 अपॉन स्मॉल w। ठीक है, P1 स्मॉल w प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, क्या बना, v स्क्वायर अपॉन 2g। अब ये निकल के कहां से आया, उसको ऐसे देख सकते हैं, हमने बर्नौली इक्वेशन लगाई किन्हीं दो पॉइंट पर, मतलब मैंने एक पॉइंट ये बोल दिया और दूसरा पॉइंट ये बोल दिया। तो P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस y इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस y2, इसको y1। अब डाटम लाइन क्या है, सेम है, तो डाटम लाइन सेम है, तो y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा बेटा, खत्म हो गई कहानी ये तो। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये जो मेरा है इसको डिफाइन करना है। ये जो प्रेशर है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बच गया इधर, ये P2 अपॉन रो जी प्लस, अच्छा मेरी वेलोसिटी किसी पॉइंट पर आके क्या हो गई, वो जीरो हो गई। क्या हो गई, वो जीरो हो गई। तो मैंने बोल दिया कि मेरे पास जो है, इसको कर लो 1 और 2, इसको ये तो पूरा ही हट गया। तो 1 इसको 2, तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, 1 पॉइंट पे लगभग लगभग ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, V2 स्क्वायर अपॉन 2g और बचा, इसको थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर लो, बस कुछ नहीं करना है। इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो। ठीक है, तो मेरी वेलोसिटी 20 हो जाएगी। चलो कोई नहीं, ये हो गया P2 अपॉन रो जी इज इक्वल टू P1 अपॉन रो जी, और मेरा V2 क्या हो गया, वो जीरो हो गया। क्या बचा, V1 स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसको सही से लिख लो, तो ये हो जाएगा P2 अपॉन स्मॉल w इक्वल्स टू P1 अपॉन w प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये मेरा फॉर्मूला एक बन जाता है, जो कि आपने एसएससी ने यहाँ पर पूछा, स्टैग्नेस इज इक्वल टू स्टैटिक हेड प्लस डायनेमिक हेड के फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोलो, इतना नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोमेंटम ऑफ मोशन या इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशंस। ये क्या करती है, ये वेलोसिटी को मेजर करती है या चेंज ऑफ वेलोसिटी को मेजर करती है। जैसे हमको पता था F बराबर ma,
और F बराबर एम ए क्या है, एम क्या होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इसको दोनों को डिफरेंशिएट फॉर्म में लिख लो, डी एम इंटू वी, और ये हो गया डेल्टा टी। मैंने इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिख लिया दोनों को, ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट फॉर्म में कर दिया। ये हो गया प्रोडक्ट मास इंटू वेलोसिटी, क्या हो गया प्रोडक्ट मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखना है, लिख लीजिए इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में। तो पहले वाले को छोड़ के F बराबर एम डेल्टा वी प्लस क्या छोड़ेंगे, अब हम v को छोड़ेंगे डेल्टा एम डिवाइड बाई डेल्टा टी, यही तो चल रहा है, एम डी वी और v प्लस डेल्टा एम। इसको अलग अलग लिख दीजिए, m डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा टी प्लस v डेल्टा m डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब हम एक चीज को यहां से हटाना पड़ेगा, हम बोलेंगे मास कंजर्वेशन लॉ, ये क्या है m बराबर कांस्टेंट या जीरो अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशंस लॉ, ठीक है, कांस्टेंट है मास, और यह कह सकते हो स्टडी फ्लो है, या स्टडी फ्लो है तो मास चेंज नहीं होगा, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जीरो हो गया। मेरे पास क्या बचा, एफ एम डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो एफ डेल्टा टी और ये हो गया एम डेल्टा वी, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। या तो वो एसएससी आपसे ये पूछ सकता है या नीचे वाली इक्वेशन पूछ सकता है। इसको बोलते हैं मोमेंटम, ये होता है मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। ये मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां तक नोट करिएगा बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है दो, ये टरबाइन में भी हम यूज करेंगे, ठीक है। इसका जो यूज होता वो हेड लॉस में, या तो आपका हेड लॉस हो रहा है, मतलब किसी पाइप में अगर आपका फ्लो हो रहा है तो फ्लो होने के दौरान एक्चुअल में फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। इसका सडन इनलार्जमेंट, मतलब कोई एरिया छोटे से बड़ा हो गया अचानक से तो सडन इनलार्जमेंट तब भी लॉसेस होगा। कॉन्ट्रैक्शन पाइप, मतलब पाइप अचानक से क्या हो जाए, छोटा हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट हो जाए पाइप कहीं पे, जैसे मान ली पाइप ये फ्लो हो रहा है तो ये कुछ इस तरीके से, ये पाइप कैसे क्या हो जाए, कहीं छोटा हो जाए, इधर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइप, ठीक है। ओपन चैनल फ्लो, फिर है हार्डलिक जंप। हार्डलिक जंप का मतलब होता है कि आपको जो फ्लो हो रहा है वो इस तरीके से और कहीं वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। तो इसका यूज होता है मोमेंटम इक्वेशन का, इतना नोट करिए। चलिए अब आगे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की। सबसे इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, बहुत बार पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो जो यूज हो रहा है, ध्यान रखिएगा बेटा, इसको यूज करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका वेलोसिटी कैसी रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी रहेगी, और इसको अल्फा से नोट करते हैं। अल्फा जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन साइन डेल वी क्यूब डेल्टा ए डिवाइड बाई वी एवरेज इंटू वी एवरेज क्यूब इंटू एरिया। ये मेरा करेक्शन फैक्टर होता है और एसएससी ने एक बार इसको पूछा हुआ भी है, ठीक है। अब इसके कुछ चीजें हम जान लेते हैं इसके बारे में। मान लीजिए मेरे पास कोई एक प्रोफाइल है, एक प्रोफाइल है, इसको यहां बना लो सबसे अच्छा। एक मेरे पास प्रोफाइल है, ये पैराबोलिक है। जब भी कोई फ्लो आ रहा है तो दो टाइप से होगा, एक तो मेरा होगा पैराबोलिक और एक होगा मेरा एकदम स्ट्रेट या फिर कुछ इस तरीके से, ठीक है, या एकदम स्ट्रेट। आइडियली कभी फ्लो ऐसा तो होता नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ किनारे छोड़कर फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू है, ये प्रोफाइल जो होगा वो कैसा होगा, वो पैराबोलिक होगा, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। किसके लिए, आइडियल फ्लो के लिए। जब भी फ्लो हो रहा होगा पाइप के अंदर और करेक्शन एनर्जी फैक्टर है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वो 1 होगी, ठीक है। अगर सर्कुलर पाइप में बात करें तो मैं कुछ चीजें लिख दे रहा हूं यहाँ पर, जो है यहाँ पर सर्कुलर पाइप के लिए
सर्कुलर पाइप के लिए, और ये बहुत बार पूछा गया है, अल्फा वैल्यू अगर 2 है तो वो लेमिनार है, ठीक है। और अगर, या बोल सकते हो अल्फा की वैल्यू 4/3 या 1.02 से लेके 1.15, तो ये कहलाएगा टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर ये जो प्रोफाइल कहलाएगा, ये कहलाएगा लॉग आर्थमिक प्रोफाइल, ठीक है। अल्फा की वैल्यू जो वैल्यू 1.03 से लेके 1.06 तक रहेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे लॉग आर्थमिक प्रोफाइल। तीसरा है मेरा आइडियल फ्लो, ठीक है। आइडियल फ्लो में हमेशा वैल्यू अल्फा की क्या रहेगी, वो 1 रहेगी, यानी कि जो भी फ्लो हो रहा होगा वो कैसे फ्लो होगा, कभी भी एज किनारे छोड़कर फ्लो नहीं होगा, हमेशा कैसा रहेगा, वो किनारे लगकर फ्लो होगा। ये कैसा है आइडियल फ्लो, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं, हमेशा पॉसिबल ये रहेगा। और एसएससी ने ये भी पूछा हुआ है और ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो इतना नोट करिए, इससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत है नहीं। चलिए, उसके बाद है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। वहां पर इसको हम बीटा से डिनोट कर, और दोनों में देखा कॉमन है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू है वो हो जाएगी वी स्क्वायर डेल्टा ए डिवाइड बाई वी स्क्वायर डेल्टा ए, और ए वी एवरेज का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ ध्यान रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगर बात अगर लेमिनार की, अगर बीटा की लेमिनार है तो 1.33 फॉर लेमिनार के लिए, और आइडियल के लिए तो बीटा की वैल्यू जो थी हमारी, बीटा की जो वैल्यू थी वो 1 ही है फॉर किसके लिए, आइडियल के लिए। तो ये एसएससी ने ये 2 ही बातें पूछी, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है आपसे, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट है हमारा वेंचुरी मीटर। बेसिकली वेंचुरी मीटर यूज होता है डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए, यूज फॉर डिस्चार्ज मेजरमेंट या वॉल्यूम फ्लो रेट, हमेशा डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए ही यूज होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इसका जो ये यूट्यूब मैनोमीटर है हमेशा इधर ही लगाया जाता है, मतलब कन्वर्जन और डाइवर्जन सेक्शन पे। तो हमेशा जो यूट्यूब, पहला क्वेश्चन ये था कि जो आपका यूट्यूब मैनोमीटर है या मैनोमीटर है वो हम इस साइड क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इधर प्रेशर डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, इधर वेलोसिटी का डिस्टर्बेंस है। तो जब भी हमारा जो यूट्यूब मैनोमीटर लगेगा वो कन्वर्जन साइड ही लगेगा, कभी डाइवर्जन साइड नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम इस साइड लगा देंगे तो फ्लो बहुत हाई है, तो यहाँ पर जो मेजरमेंट है प्रेशर का वो मेजर हो नहीं पाएगा। हमेशा हमेशा इसको लेफ्ट साइड से ही रखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हुआ। अगर हम बात करें इसका जो एंगल है वो है, ये जो एंगल रहेगा वो 21 प्लस माइनस 2 डिग्री रहेगा, और यहां पर जो एंगल रहेगा अल्फा 2 वो रहेगा 5 प्लस माइनस 15 डिग्री रहेगा, यानी इनलेट एंगल इतना रहना चाहिए, ठीक है। और जो एंगल है अल्फा 2 5 से लेके 15 तक वेरी करेगा, लेकिन अल्फा 2 जो मिनिमम है बेटा, अल्फा 2 जो मिनिमम एंगल रहेगा वो या तो 7.5 रहेगा, ठीक है, या फिर 6.5 रहेगा। मिनिमम इतना रखना मेरे को बहुत जरूरी है। कितना है, या तो 6 से 7 या 7.5 या 6 से 7.5, ठीक है। या तो इसको ऐसे कर लो, पूरी वैल्यू कर लो, सबसे अच्छा 6 to 7 या 6 to 7.5, ठीक है। इतना रखना मुझे जरूरी है। क्यों? अगर मैं इतना एंगल नहीं रखूंगा तो इसका मतलब मेरी कैविटेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, मतलब मेरा प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मेरा वेपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं मिनिमम इतना एंगल नहीं रखता हूं, अगर मैंने इसका एंगल और कम कर दिया तो मेरा कैविटेशन जनरेट होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए मुझे इतना एंगल रखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद करते हैं थ्रॉट की। तो थ्रॉट का जो डाया होता है बेटा वो होता है कैपिटल स्मॉल डी, इसको स्मॉल डी लगो, स्मॉल डी डिवाइड बाई कैपिटल डी। ये जो होता है ये होता है
1/3 से लेके 3/4 तक, 1/3 से लेके 3/4 तक ये वाला डाया इतना रखना जरूरी है। अगर आपने इसका रेशियो स्मॉल डी कैपिटल डी का डाया इतना नहीं रखा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये मिनिमम है बेटा, ये मिनिमम है। अगर इतना नहीं रखा तो आपका क्या शुरू हो जाएगा, फ्रैक्शन लगना शुरू हो जाएगा, और फ्रैक्शन की वजह से आपका जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, कन्वर्जन वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, कैविटेशन की संभावना आपकी पूरी पूरी आ गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। डिस्चार्ज का जो वेंचुरी का फॉर्मूला था वो था Q = CD A1 A2 √ 2GH डिवाइड बाई √ A1 का स्क्वायर माइनस A2 का A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा डिस्चार्ज का एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो बेटा, किसी को कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो। चलिए यहां तक नोट करिए। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक अब यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है, किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, और ये जितने पॉइंट मैंने लिखाया नहीं इसमें फालतू चीजें, जितने भी इसमें पॉइंट लिखे हैं ये सारे के सारे एसएससी ने पूछे हैं। पहला पॉइंट पूछा था कि इनका जो एंगल मिनिमम कितना रखना है, तो 6 से 7 या 6 से 7.5। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था कि हम मैनोमीटर को कहाँ लगाते हैं, तो हम लगाते हैं अप स्ट्रीम साइड या मतलब कन्वर्जेंट साइड। ठीक है, कभी इस साइड नहीं लगाते, उसका कारण है क्योंकि सर प्रेशर बहुत हाई है। तीसरा पॉइंट था कि जो डाया है उनका रेशियो कितना होना चाहिए, 1/3 या 3/4 होना चाहिए। अगर इससे कम कर दे तो हाई फ्रैक्शन हो जाएगा, और हाई फ्रैक्शन की वजह से आपका लॉसेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा ये फॉर्मूला है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई डाउट है तो यूट्यूब पर पूछ लीजिएगा, नहीं तो हमारे साथ नंबर आपके दिए हुए हैं, सारे वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।